Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching first year intermediate maths lectures. बेटा हम चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना टॉपिक कंप्लीट किया था फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ एपी। आज की क्लास के अंदर टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ जीपी के ऊपर। मेरा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जो कि पास्ट पेपर्स में बेतहाशा पर आपको मिल रहे होंगे। अच्छा बेटा, फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ जीपी। आपके पास नॉर्मली जीपी के सम के लिए बेटा दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला एक और होता है दूसरी तरह का, और दूसरा फॉर्मूला एक और कंडीशन भी यूज करते हैं। पहला फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, आइए जरा उस फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला आपसे कहता है एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। आपके पास जब हम फॉर्मूला फॉर दी सम ऑफ जीबी की बात करते हैं तो हमारे पास यहां पे नॉर्मली दो तरह के फॉर्मूलाज यूज हो रहे होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये दो पर्टिकुलर वो फॉर्मूलाज होते हैं सम ऑफ जीपी के लिए। मगर अब जहन में क्वेश्चन आता है, सर ये बात पता कैसी चलेगी कि कौन सा फॉर्मूला हमने कब अप्लाई करना है, इस बात को हम कैसे इमेजिन क्या करेंगे, किस फॉर्मूले को कब डालना है। तो भाई पहली बात जो जहन में आती है ये आती है कि कैसे पता चलेगा सर कौन से सम के फॉर्मूले को कब यूज करना है। तो मेरा बेटा हम हमेशा क्या निकाला करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस हमें गिवन होगा, हम सबसे पहले आर को फाइंड क्या करेंगे। अगर तो मेरे पास आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही होगी, अगर तो मेरे पास कॉमन रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही होगी तो हमेशा हम सम का पहला फॉर्मूला यूज किया करेंगे। और अगर हमारे पास आर की वैल्यू लेस देन 1 आ रही हुआ करेगी तो हमेशा हम सम का दूसरा फॉर्मूला यूज किया करेंगे। तो जल्दी से अपनी इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं मेरा बेटा कि फॉर्मूला फॉर दी सम ऑफ जीपी क्या चीज है। मेरा बेटा सम के दो फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है जीपी के सम के लिए, a इंटू आर की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अच्छा, अब जहन में क्वेश्चन आता है सर कौन सा फॉर्मूला सम का कब यूज करना है। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी कि मेरा बेटा जब कभी आपके सीक्वेंस के अंदर कॉमन रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ करेगी आप हमेशा सम का पहला फॉर्मूला यूज किया करोगे। और जब कभी आपके सीक्वेंस के अंदर कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 हुआ करेगी आप हमेशा सम का दूसरा फॉर्मूला यूज किया करोगे। अब मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आता है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथफ्लिक्स भाई, आपसे कहा जाता है कि कभी भी अगर आपके आर की वैल्यू क्या आ जाए मेरा बेटा 1 आ जाए, ना तो 1 से बड़ी है ना 1 से छोटी है बल्कि एग्जैक्टली 1 कभी आर की वैल्यू आ जाए, कभी अगर आपके आर की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाए तो हमेशा आप फिर एपी के सम के फॉर्मूला के ऊपर जाओगे। इस बात को अपने जहन में बिठा लिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आपके आर की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाएगी तो हमेशा आप एपी के सम का फॉर्मूला यूज करोगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर अक्सर एमसीक्यूज के अंदर या फिर क्वेश्चंस में इस टाइप के कीड़े जरूर करता है। तो अगर एग्जामिनर आपके साथ खेल रहा है तो आपको भी उससे खेलना आना चाहिए बेटा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे, अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे, और अगर आर की वैल्यू एग्जैक्टली 1 कभी आ जाए तो वहां पे सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होगा। इसका मतलब ये कि वो जीपी की इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब ये कि वो सीक्वेंस जीपी का नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो सीक्वेंस जीपी का नहीं है, वहां पे डायरेक्टली आप सम ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज किया करोगे। अच्छा, एक और बात, अगर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन ना हो आर के बारे में, या क्वेश्चन के अंदर आप वैल्यू ऑफ आर को कैलकुलेट ही ना कर सकते हो, या क्वेश्चन के अंदर आपको सीक्वेंस ना गिवन हो कि आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, तब चूंकि अब आपको पता ही नहीं है कि आर की वैल्यू क्या है, तब आप डायरेक्टली पहली वाली सम का फॉर्मूला यूज किया करेंगे। ये चार बातें जो मैंने करी है मेरा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ आज के लिए बल्कि अगले लेक्चर के लिए भी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कभी भी आपके पास सम की वैल्यू या सम का फॉर्मूला जीपी के अंदर दो तरह के होते हैं। पहला फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 व्हेन आर वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। यानी कि पहला सम का फॉर्मूला तब यूज किया करेंगे जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। आर होता क्या है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय
फर्स्ट टर्म करके। अच्छा, सम का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये कब यूज करोगे, जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 हुआ करेगा। आई गेस यहां तक की बात क्लियर होगी आपको। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा बेटा कि भाई अगर r की वैल्यू ना 1 से बड़ी आए ना 1 से छोटी आए बल्कि एग्जैक्टली 1 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो जीपी की सीरीज नहीं है, वो जीपी का सीक्वेंस नहीं है, वो एपी का सीक्वेंस है। वहां पे फिर सम का फॉर्मूला एपी का यूज किया करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन बात, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या कहा आपसे कि भाई अगर क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो आपको आर निकालने के लिए, या आर की वैल्यू कहीं से आपको पता ना चल सकती हो, या क्वेश्चन आपको इस टाइप का गिवन हो कि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हो आर के बारे में, तो आप डायरेक्टली तौर पे फिर सम का पहला फॉर्मूला यूज किया करेंगे। क्लियर है? आई गेस मैंने बहुत क्लियर जबान में आपको तमाम बातें बता दी। आइए अब तरह से क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि आपको ना सिर्फ बुक के क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करवाता हूं, बल्कि पास पेपर्स के अंदर आने वाले कई तरह के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाता हूं। टॉपिक समझाता हूं, टॉपिक क्या हो उसकी रेलेवेंट एग्जांपल्स इंशाल्लाह आपको करवा रहा होता हूं। देखिए मेरे पास इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहला एग्जांपल आपके लिए लिख के रखी है। क्या एग्जांपल कहता है, if the sum of the series 1 plus 4 plus 16 plus 64 to 10 terms, find the sum। क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। आपको एक सीक्वेंस दे दिया। अब देखो क्वेश्चन में कहीं पता नहीं चल रहा है जीपी की सीरीज है एपी की सीरीज है, मगर आपको चूंकि सीक्वेंस गिवन है, सबसे पहला काम आर निकाल लो या डी चेक कर लो कि भाई इसमें आर क्या आ रहा है और इसमें आर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तभी तो पता चलेगा कि भाई सम किसका निकालना है, एपी का सम का फॉर्मूला यूज करना है या फिर जीपी का यूज करना है। बेटे वो तमाम शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैं साथ साथ आपको देता जा रहा हूं कि भाई देखो क्वेश्चन आपको गिवन है, अब आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, सम मांग रहा है सीरीज का। आपको कैसे पता चलेगा एपी है जीपी है, फाइंड करने के ऊपर। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी मेथड है, कोई मसले की बात नहीं है मेरा बेटा। क्या इजी मेथड है सर, कुछ बताएं तो सही। भाई चेक कर लो ना कॉमन डिफरेंस। भाई यहां पे 4 माइनस 1 क्या आएगा, 3 आएगा, और जब 16 माइनस 4 करूंगा तब 3 कभी भी नहीं आ सकता, यानी कि डी थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम नहीं है, इसका मतलब एबी की सीरीज नहीं हो सकती है। जीबी चेक कर लेते हैं भाई, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 4 डिवाइड बाय 1 आंसर 4 ही आएगा, 16 डिवाइड बाय 4 आंसर 4 ही आएगा, 64 डिवाइड बाय 16 आंसर 4 ही आएगा, यानी कि थ्रू आउट द सीक्वेंस आर की वैल्यू सेम है। तो कौन सी सीरीज है भाई, जीपी है, तो जीबी का सम निकालना है। अच्छा कोई मसले की बात नहीं है। अब डेटा जरा बना लेते हैं। भाई ए क्या होता है आपके पास, फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है मेरा बेटा आपके पास, फर्स्ट टर्म। अच्छा आर की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 4, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 4। और ये आर की वैल्यू जो आपके सामने आई है, ये ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है। आपको साफ पता चल रहा है 4 क्या होता है, 1 से बड़ा नंबर है ना भाई, तो आर की वैल्यू कैसी आई है, 1 से बड़ी आ गई है, तो पहला वाला फॉर्मूला सम का यूज करेंगे हम वैसे। अच्छा और क्या निकालना होगा, और तो कुछ भी निकालना ना आपको। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी, 10 है, क्योंकि कहां तक आपको सीक्वेंस निकालना है, 10 तक का, तो n की वैल्यू क्या है आपके पास, 10 आ रही है। अच्छा तो भाई अब हमने क्या निकाल लिया, n की वैल्यू भी निकाल ली, a भी निकाल लिया, और इस पर्टिकुलर सीक्वेंस हमने r भी फाइंड कर लिया। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, r क्या होता है कॉमन रेशियो, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, कहां तक का सम निकालने को कहा हुआ है 10 टर्म्स तक, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब देखो मुझे r की वैल्यू देख के अंदाजा हो गया कि भाई सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बेटा एग्जांपल्स करवाने का फायदा यही होता है कि आपको ताकि आगे क्वेश्चन समझ में आ सके। तो r की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1। r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, ये मतलब ये है r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का कि भाई आप सिंपल तरीके से सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। क्या होता है फर्स्ट फॉर्मूला, ये वाला। तो भाई क्या फॉर्मूला है आपके पास सम के लिए, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय r माइनस का 1। चूंकि हमारे पास r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज कर देंगे। अच्छा हमें कहां तक का सम निकालना है बेटा, S10 तक का, यानी कि 10 टर्म तक का सम निकालना है। क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू 10 टर्म्स। तो n की वैल्यू क्या थी 10, तो s क्या n क्या बन जाएगा 10, तो क्या बन गया S10। a क्या है मेरा बेटा फर्स्ट टर्म, a क्या है मेरा बेटा फर्स्ट टर्म, r की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 4 आ रही है, r की जगह पे 4 आ जाएगा। n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, n की जगह के ऊपर n की वैल्यू लिख देंगे, क्या हो जाएगी n की वैल्यू 10 माइनस का 1 एज इट इज, और फिर नीचे क्या है r माइनस का 1। r की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 4 माइनस का साइन और 1 एज इट इज। अच्छा तो भाई सिंपल तरीके से कैलकुलेटर में डालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा S10 का, कि भाई क्या हो जाएगा 4 की पावर 10 माइनस का 1, और 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। कैलकुलेटर में डालोगे तुम्हारे पास आंसर आ रहा होगा। सही है भाई, ये एग्जांपल नंबर 1 देख लिया हम लोगों ने, यानी कि किस तरीके से सम का पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, जब कभी r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो पहले फॉर्मूले को इस तरीके से यूज किया करेंगे।
अब देखो बेटा हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 2 आ रही है, यानी कि एक और हमारे पास एग्जांपल आ रही है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर अगेन हमें सम निकालना है, तो आइए चेक कर लेते हैं क्या एग्जांपल है भाई। 2 - 6 प्लस का 18 माइनस का 54। साफ पता चल रहा है यार, ऐसा अजीब सीक्वेंस आ रहा है तो एपी का तो हो नहीं सकता। फिर भी अब डी निकाल के चेक कर लो 3-4 वैल्यू से, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि डी सेम आ रहा है नहीं आ रहा। ऑब्वियसली सेम नहीं आ रहा होगा, तो फिर क्या करते हैं, जरा हम पर्टिकुलर सीक्वेंस ड्रॉ करते हैं। अच्छा बेटा इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का यहां पे आ रही है 2 आ रही है। अच्छा फिर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कहां तक का सम निकालना है हमें, 8 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो भाई क्या n की वैल्यू आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और r क्या आएगा यहां पे, r की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है आपके पास, माइनस का 6 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो क्या आ रहा होगा मेरा बेटा, ये आ रहा होगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। क्या आ रहा होगा मेरा बेटा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। तो भाई कैसे निकालेंगे इसका, सिंपल तरीके से, आर की वैल्यू हमने देख ली, क्या आ रही है, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 आ रही है। 6 सॉरी 2 1 2 हो गया ना, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी भाई सिंपल सी, क्या आ रही है, माइनस का 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 3 6। तो क्या आ रही है, माइनस का 3 आ रही है आर की वैल्यू, क्या आ रही है मेरा बेटा, माइनस का 3। आगे भी चेक कर लो तो 18 डिवाइड बाय माइनस 6 क्या हो जाएगा, 6 3 18। तो ऑब्वियसली माइनस का 3 आर की वैल्यू आ रही होगी थ्रू आउट द सीक्वेंस। तो भाई इस एग्जांपल के अंदर ए आपको क्या गिवन है, 2 गिवन है, एन क्या गिवन है आपको, जहां तक का आपको सम निकालना है, कहां तक का आपको सम निकालना है, 8 टर्म्स तक का। और आर की वैल्यू क्या आ रही है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या थी, माइनस का 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 3 6। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा आपके पास, माइनस का 3 आ रही है। अच्छा अब देखो साफ मुझे पता चल रहा है आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अब और से सोचो कि भाई 1 से बड़ा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, 1 से छोटा नंबर है भाई, ये -3 गिवन है, -3 क्या होगा, 1 से छोटा नंबर होगा, माइनस का 1 माइनस का 2 और फिर माइनस का 3 आता है। तो -3 क्या होता है, 1 से छोटा नंबर है। तो सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे, कौन सा आर का फॉर्मूला यूज करेंगे, सम वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला, क्योंकि आपकी आर की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है बेटा। आर की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1। और आर की वैल्यू लेस देन 1 आने का मतलब क्या है, आप सम का फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, कौन सा, एस एन इज इक्वल टू ए आर की 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा, जब कभी आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो आप हमेशा सम का ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो भाई ए आपको क्या गिवन है, ए क्या होता है मेरा बेटा, फर्स्ट टर्म, तो 2 का 2 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा और फिर आपके पास क्या आ रहा है, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 3, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -3। एन की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा आपके पास, 8 आ रही होगी, एन की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा आपके पास, 8 आ रही है। और डिवाइड का सिंबल नीचे जाके जब आप डिवाइड करेंगे तो भाई आपके पास क्या आ रहा है, 1 माइनस का आर, अगेन आर की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 3 एज इट इज। तो सिंपल तरीके से यहां पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एंड देन सॉल्व कर देंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको क्या चीज समझाने का मेन मकसद था कि भाई कभी भी अगर आपको सीक्वेंस गिवन हो, इस एग्जांपल और इस एग्जांपल में यहां पे आपके पास आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही थी, ऑन दी अदर हैंड यहां पे हमारे पास आर की वैल्यू लेस देन 1 आ रही थी। कभी भी अगर हम सम निकाल रहे होंगे जीपी का और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही होगी, तो सम का पहला फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, और अगर सम की वैल्यू, सम निकालते हुए आर की वैल्यू सीक्वेंस के अंदर लेस देन 1 हुआ करेगी, तो सम का दूसरा फॉर्मूला यूज क्या करेंगे। इन दोनों एग्जांपल्स को करवाने का मेन मकसद यही था बेटा। अब जो हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास पेपर में बेताशावार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हमारी सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इन अ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज 4 4 8 एंड द सम इज 8 8 9, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली वाली 2 एग्जांपल जो मैंने भी आपको करवाई जीबी की, उसका मेन मकसद रेलेवेंट एग्जांपल्स थी, यानी कि कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो एग्जांपल्स करवाई गई। अब हम अपने मेन क्वेश्चन की जाने बढ़ रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहे हैं कि जीबी के अंदर आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है 7, यानी कि ए की वैल्यू है 7, और लास्ट टर्म यानी कि टीएन की वैल्यू आपको क्या दी जा रही है, 4 4 8। और क्या कहा जा रहा है, एक और बात, और सम की वैल्यू भी दे रहा है भाई, सम की वैल्यू क्या दे रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ सम 8 8 9, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आपको आर निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है। कोई मसले की बात नहीं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं अभी इसको। अच्छा तो भाई सबसे पहले जो चीजें निकालनी है पहले उनको लिख देंगे। हमेशा आपसे एक बात कही बेटा कि सबसे पहला काम अपने स्टेप के साथ अपनी चीजों को शो करना है एग्जामिनर को। सबसे पहले आपसे क्या कहा हुआ है, आपको क्या क्या चीजें निकालनी है उसको बात को शो कर देंगे। यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स, सही है, वी हैव टू फाइंड
द कॉमन रेशियो, वी हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स। आप प्रॉपर वर्डिंग में लिखोगे भाई, मेरे पास टाइम कम होता है इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, वी हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, क्या मतलब है? कॉमन रेशियो यानी कि आर की वैल्यू आपको निकालनी है और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि हमें एन फाइंड करना है। सही है भाई, हमें क्या फाइंड करना है, पहले एग्जामिनर को ये बात बताना बहुत जरूरी होता है, और फिर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें जो चीजें गिवन है उन चीजों को डिस्कस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें गिवन है 7, तो यानी कि बेटा हमें t1 की वैल्यू क्या गिवन है? 7। t1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 7। t1 की वैल्यू 7 होने का मतलब क्या है? आपको a की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या होती है मेरा बेटा? फर्स्ट टर्म किसी भी सीक्वेंस की किससे डिनोट होती है? a से, यानी कि आपको a की वैल्यू 7 गिवन है। क्वेश्चन में आपको पहली चीज का गिवन है फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है? a की वैल्यू आपको गिवन है 7। सही है भाई। आगे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है एंड द सम एंड द लास्ट टर्म इज 448। लास्ट टर्म की वैल्यू, लास्ट टर्म किससे डिनोट होती है मेरा बेटा? tn से, तो tn की वैल्यू आपको क्या दी जा रही है? 448। तो लास्ट टर्म किससे डिनोट होती है मेरा बेटा? tn से डिनोट होती है, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 448। tn का बेटा फॉर्मूला क्या होता है जीपी के अंदर? जीपी के अंदर लास्ट टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? a इंटू आर की पावर n-1 इक्वल टू 448। क्या फॉर्मूला है लास्ट टर्म का जीपी के अंदर मेरा बेटा? पढ़ चुके हैं, तमाम चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर सॉल्व करवाता हूं हमेशा। मेरा हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक होता है। तो भाई क्या फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का? ये होता है a इंटू आर की पावर n-1 इक्वल टू 448। बेटा a की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 7 गिवन है, तो a की वैल्यू को 7 पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख भी देते हैं, पुटिंग a इज इक्वल टू 7। हमें a की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है मेरा बेटा? 7 गिवन है, तो इस 7 को उठा के क्वेश्चन में डाल देते हैं। और यहाँ पे क्या बन गया? r की पावर n-1 इक्वल टू 448। ये 7 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के दूसरे जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। ये 7 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के दूसरे जाके क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा r की पावर n-1 इक्वल टू के बाद 448 डिवाइडेड बाय 7। क्या बन जाएगा? 448 डिवाइडेड बाय 7। तो मेरा बेटा 448 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा? r की पावर n-1 64। क्या आ रहा होगा? r की पावर n-1 64। मैं बेटा अगला स्टेप करवाने से पहले आपसे एक बड़ी मजे की बात करना चाहूंगा। अब आप सोचोगे सर मैथ्स करवाते हुए मजे की बात कैसे आएगी? तो मेरा बेटा मजे की बात बिल्कुल आ सकती है अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। हम क्लास 5 क्लास 4 की मैथ्स के अंदर एक रूल पढ़ते हैं कि जब कभी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी और उनकी बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। क्या आपको ये लॉ याद है, ये रूल याद है? आई गेस याद होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब कभी हमारे क्या होता है भाई क्लास 5 क्लास 7 की मैथ्स में हम क्या बात पढ़ते हैं कि जब कभी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं और अगर उनकी बेसिस सेम हो, फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई बाय a आप कर देते हो, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी बेसिस क्या है? सेम है, तो इनकी पावर्स हमेशा क्या होती हैं? ऐड। तो क्या बन जाता है? a स्क्वायर। बचपन का लॉ है यार, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी बात को और अच्छे तरीके से कर देता हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल a स्क्वायर को अगर आप a क्यूब से मल्टीप्लाई करवाते हो तो होता क्या है? ये a की पावर 6 नहीं बनता कभी भी। क्या बनता है? चूंकि इनकी बेसेस सेम होती है तो बेस एक बार लिखी जाती है, पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड होकर क्या बन जाएगा? a की पावर 5। दो टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया a स्क्वायर को किससे? a की पावर 3 से। तो क्या होता है भाई जब कभी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती है उनकी बेसिस एक बार लिखी जाती है और पावर ऐड हो जाती है। ये बात समझ में आती है आपको? आई गेस समझ में आ रही होगी इंशाल्लाह। तो भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई यहां पे भी एक काम ऐसी हो रहा है, मगर मैं इसको समझाने से पहले एक और आपसे एक और मजे की बात करता हूं। एक और बात कि कभी भी आप किसी टर्म को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे शिफ्ट करते हो उसकी पावर में क्या आ जाता है? नेगेटिव साइन। क्या आपको ये बात भी पता है? आई गेस इंशाल्लाह पता होगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ था 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। मेरे पास एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। मुझे नीचे डिनोमिनेटर में अच्छा ही लग रहा था, ये न्यूमरेटर में अच्छा ही लग रहा था, ये ऊपर से ऊपर में शिफ्ट करना चाह रहा था इसे। यानी कि ये टर्म या तो मुझे नीचे या फिर ऊपर अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं इसको शिफ्ट करना चाह रहा हूं उसकी ओरिजिनल पोजीशन से। यानी कि ये a स्क्वायर जो नीचे लिखा हुआ है, मुझे नीचे लिखा हुआ अच्छा ही लग रहा, मैं चाहता हूं भाई ये नीचे ना रहे, ये ऊपर चला जाए। तो कोई भी टर्म जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी जो पावर होती है उसमें डिफरेंट साइन आ जाता है, उसमें अल्टरनेटिंग साइन आ जाता है। उसके अंदर अगर ये पावर भी नीचे a स्क्वायर है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी?
ए की पावर माइनस का 2 क्या बन जाएगी, ए की पावर माइनस का 2। नीचे क्या आती है, अगर ए की पावर स्क्वायर थी ऊपर क्या बन जाएगी, ए की पावर नेगेटिव स्क्वायर बन जाएगी। यानी कि कोई टर्म ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर आया, उसकी साइन क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है उसकी पावर का। आई गेस ये बात भी समझ में आनी चाहिए। मेरा बेटा मैं कोई भी टॉपिक के अंदर की बात करता हूं, उसका टॉपिक से बड़ा लिंक होता है जरूरी। तो आइए जरा वापस क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे इस क्वेश्चन में बच्चे को बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने डिटेल के अंदर पहले एग्जांपल से आपको बात समझाई, मैंने रेलिवेंट एग्जांपल देके आपको बात समझाई। अब जरा क्वेश्चन में फनकारी करते हैं, अब क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा। तो भाई यहां तक तो बच्चा पहुंच जाता है, यहां पे आके बच्चा बड़ा फंस जाता है कि आगे क्या करना है। भाई देखो मुझे एक बात बताओ, ये आर के ऊपर तो पावर्स आ रही है क्या, एन बी और -1 बी। तो भाई हमने अभी पढ़ा कि अगर किसी टर्म की बेस सेम होती है, उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड होती हैं। तो अगर मैं उन ऐड की गई पावर्स को तोड़ना चाहता हूं, यानी कि किसी फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है ए क्यूब का, मुझे ए क्यूब अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह रहा हूं कि इसको ब्रेक कर दूं, तो कैसे ब्रेक कर सकता हूं, ए की पावर स्क्वायर इंटू ए में ब्रेक कर सकता हूं। आप बोलोगे सर कर सकते हो, भाई मैंने अभी आपको यही बात तो पढ़ाई कि जब कभी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं आपस में, उनकी बेसिस सेम होती है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अगर मैं इसका रिवर्स प्रोसेस करना चाहता हूं, तो मुझे मैथ इस बात की पूरी इजाजत देती है। अगर मैं ए क्यूब को ब्रेक करना चाहता हूं, किसमें ब्रेक करूंगा, ए स्क्वायर इंटू ए के अंदर। तो सेम गोस फॉर हियर ना, मैं क्या बात करना चाह रहा हूं वो बात आपको बहुत इजीली इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, आर की पावर n-1, मैं यहां से बेसिकली इस पावर को ब्रेक करना चाह रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, जब मैं पावर्स को ब्रेक करूंगा, यहां से एक के साथ लिखा जाएगा आर की पावर n और एक के साथ लिखा जाएगा आर की पावर इनवर्स। जाहिर सी बात है ना, दो पावर्स आ रही है n-1, तो बारी बारी दोनों टर्म्स पे आ जाएगी। तो मैथ का रूल क्या कहता है कि भाई जिस जो काम आपने किया उसका उल्टा काम भी आप कर सकते हो। तो वापस से इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, आर की पावर n-1। तो भाई सही है, हमने सही काम करा है। हम मैंने क्या करा, इनकी पावर्स को ब्रेक कर दिया और इक्वल टू के इस तरफ क्या मौजूद है, 64। अब दूसरा काम जो मैंने भी आपको समझाया कि भाई ये पावर जो -1 आ रही है, मुझे -1 अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इस पर्टिकुलर टर्म को ऊपर से नीचे सेंड कर देता हूं। इसका फायदा क्या होगा, इसकी पावर में जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर की पावर n डिवाइडेड बाय आर, सिंपल, क्योंकि माइनस का वन नीचे आके पॉजिटिव वन हो जाएगा, पॉजिटिव वन लिखो लिखो फर्क नहीं पड़ता। और इक्वल टू के इधर क्या मौजूद है मेरा बेटा, 64 मौजूद है। ये जो आर यहां पे डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर की पावर n इज इक्वल टू 64 इंटू आर। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 कह दो इसको, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन रही होगी, आपके पास क्या बन रही होगी, इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या प्रोसेस करे, पूरा प्रोसेस दोबारा समझा देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है। सिंपल तरीके से आपने लास्ट टर्म को जो आपको गिवन है 4 का फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए की वैल्यू हम निकाल चुके थे फर्स्ट टर्म के जरिए, उसको पुट करा और यहां पे क्या बन जाएगा, 7 इंटू आर की पावर n-1। 7 वहां पे मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू की जगह डिवाइड करवा दिया, तो यहां पे हम पहुंच गए आर की पावर n-1 इक्वल टू 64। अब हमने क्या स्टेप करा, यहां पे हमने इसकी पावर को ब्रेक कर दिया। हमें ये बात पता है कि भाई जब कभी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती है, उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो भाई अगर मैं ऐड की गई पावर्स को ब्रेक करना चाहता हूं, तो मुझे मैथ इस बात की पूरी इजाजत देती है कि आप एक काम उल्टा प्रोसेस कर सकते हो। तो हमने क्या करा, सिंपल तरीके से पावर्स को ब्रेक कर दिया। अब यहां पे क्या आ गया, आर की पावर नेगेटिव। मुझे फॉर एग्जांपल आर की पावर नेगेटिव नहीं चाहिए भाई, मैं चाहता हूं इसकी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर से नीचे सेंड कर दूंगा। जब कोई टर्म नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे जाती है, उसकी पावर में साइन कन्वर्ट हो जाता है, इसके -1 नीचे आके क्या हो गया, पॉजिटिव 1। अब ये टर्म यहां पे डिवाइड हो रही थी, इक्वल टू की जगह क्या करवा दिया, मैंने उसे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो सिंपल से मेरे पास जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, आर की पावर n इज इक्वल टू 64 आर। तो भाई देख लो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके पास। अब हमें लास्ट चीज क्या गिवन है यहाँ पे, एंड सम की वैल्यू गिवन है। सम की वैल्यू क्या गिवन है, 889। तो अब फाइनली हम लोग अपना सम की वैल्यू भी ओपन कर देते हैं। हमें क्वेश्चन में सम की वैल्यू क्या गिवन है, सम की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एस एन की वैल्यू गिवन है 889। चूंकि अभी हमें एन की वैल्यू नहीं पता, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सम की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 889। अच्छा अब देखो, अब जो मैंने जो 2 पॉइंट्स लिखवाए थे जीबी का सम का टॉपिक पढ़ाते हुए, वो बात कितनी इंपॉर्टेंट थी, यहां तक तो आएगा, आपको समझ में आ गया ना। अब हमें क्या निकालना है, एन और आर निकालना है। तो अभी इसको यहीं पे रहने देंगे। अब सम जो हमें लास्ट चीज क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या गिवन है, सम की वैल्यू। अब सम की वैल्यू गिवन है 889, तो यहां पे हम सम का फॉर्मूला ओपन करेंगे। अब जहन में बात आती है, सर कौन सा फॉर्मूला ओपन करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 2। तो सर हमें तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला ओपन करना है। तो मैंने इसीलिए मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे 2। पहला पॉइंट क्या था, जब आर की वैल्यू 1 हो जाए तब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर क्वेश्चन में आर की वैल्यू के बारे में इंडिकेशन ना हो और आर की वैल्यू आपको निकालनी हो, तो सम का हमेशा पहला फॉर्मूला यूज करोगे। यानी कि कभी पता ना हो कि भाई सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्वेश्चन में कोई इंडिकेशन नहीं है आपको, तो हमेशा फॉर्मूला नंबर 1 के ऊपर जाओगे। तो फॉर्मूला नंबर 1 आपसे क्या कहता है, यह आपसे कहता है बड़ी मासूमियत के साथ, a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 इक्वल टू 889।
हमने जो r की पावर n अभी बनाया है ना, इसलिए बनाया था कि यहाँ पे डाल सके। अब समझ में आ रहा होगा कि ये r की पावर n वाला स्टेप हमने क्यों करा था, ताकि हम यहां पे अपलोड कर सके। तो भाई a की वैल्यू हमें पहली वाली टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म से मिली हुई है। a की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, 7 है। a की वैल्यू क्या है, 7 है। और r की पावर n हम लोगों ने क्या निकाली, r की पावर n क्या है मेरा बेटा, बहुत सिंपल सी है भाई। क्या है r की पावर n, 64r। तो r की पावर n की जगह पे क्या आ जाएगा, 64r। माइनस का 1 एज इट इज मेरा बेटा, माइनस का 1 एज इट इज। और नीचे भी क्या मौजूद है, r माइनस 1। और यहां पे इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या है मेरा बेटा, ये है 889। तो देखो भाई ये 7 पूरी की पूरी टर्म से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मासूमियत के साथ क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 64r माइनस का 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाय 7। 889 डिवाइडेड बाय 7। यहां से नेक्स्ट पेज पे जाते हैं भाई, क्या है यहाँ पे 64r माइनस का 1। तो उसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं भाई। क्या बन रहा है यहाँ पे, 64r माइनस का 1 डिवाइडेड बाय r माइनस का 1 और इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या मौजूद था भाई, क्या मौजूद है, 889 डिवाइड बाय 7। तो 889 डिवाइड बाय 7 कितना होता है मेरा बेटा, ये होगा आपके पास 889 को डिवाइड बाय 7 करो ना मैं कैलकुलेटर के अंदर, क्या होगा आंसर आपके पास, 889 डिवाइड बाय 7 127 होगा आई गेस। सही है भाई, क्या आ गया 127। तो सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या करा, जो टर्म डिवाइड हो रही थी दूसरे जाके डिवाइड करवा दिया। अब इसको फर्दर अगर सिंपलीफाई करना है तो मुझे साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जो r माइनस 1 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके पूरी टर्म क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्योंकि अब सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा इक्वेशन के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसको सॉल्व करने के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। तो क्या यहाँ पे आ गया 64r माइनस का 1 और ये 127 से जाके पूरी की पूरी r माइनस 1 क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 127 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे क्या बन रहा है भाई, 64r माइनस का 1 और जब ब्रैकेट से 127 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 127r माइनस का 127। अच्छा भाई, r वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दो और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर दो। तो 127 यहां पे बड़ी वैल्यू है तो उसको इधर ही रहने देते हैं। 64r को पॉजिटिव के 64r को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड करते हैं। सेम गोस फॉर हियर, ये माइनस का 127 है, वहां पे इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 127। तो इसको इस बात को यहां पे लिख देंगे कि माइनस का 127 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ गया तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, प्लस का 127 और यहां पे माइनस का 1 एज इट इज मौजूद है। और यहां पे क्या मौजूद है भाई, 127r। पॉजिटिव का 64r जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 64r। क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 64r। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 127 माइनस का 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 127 माइनस का 1 ये आपके पास आ रहा होगा 126 और 127 में से 64 निकालोगे 60 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 7 में से 4 निकालो 3, 63 आ रहा होगा, 63r। ये 63 जो है ये r से क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये r से 63 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी r की वैल्यू 126 डिवाइडेड बाय 63। तो r की वैल्यू क्या आ रही होगी, 2। क्या आ रही होगी मेरा बेटा, r की वैल्यू 2। अब इस r की वैल्यू को 2 यानी कि इस क्वेश्चन में पहली चीज हमें क्या फाइंड करनी थी बेटा, इस क्वेश्चन में पहली चीज हमें फाइंड करनी थी r की वैल्यू, जो कि फाइंड कर ली। और दूसरी चीज क्या थी, नंबर ऑफ टर्म्स। तो भाई हमने बड़ी मासूमियत के साथ r की वैल्यू निकाल ली। अब इस r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो क्या आ जाएगी, n की वैल्यू। किस पैटर्न के ऊपर, बेसिस सेम करने वाले पैटर्न के ऊपर। तो भाई कैसे डालेंगे, r की वैल्यू 2 जो हमने निकाली है उसको इक्वेशन नंबर 1 में अपलोड कर देंगे। तो यहां पे लिख देंगे इस बात को, अपनी बात को लिख के शो करेंगे एग्जामिनर को, पुटिंग r is equal to 2 in equation number 1, putting r is equal to 2 in equation number 1। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, जब r की वैल्यू 2 अब इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हमने रखी थी, r की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 की पावर n माइनस का साइन इक्वल टू का साइन और फिर क्या है 64 इंटू आर, क्या आ जाएगा 64 इंटू आर, आर की जगह पे क्या आ जाएगा 2। तो भाई क्या है 2 की पावर n एज इट इज 64 2s are 128। देखो n क्या आ रहा है, n पावर में आ रहा है, आपको n निकालना है। तो क्या करेंगे, बेस पावर मेथड जो मैंने आपको जीपी के वीडियो में सिखा चुका हूं कि इक्वल टू के आमने सामने बेसिस को सेम बनाएंगे ताकि पावर को इक्वेट करवा सके। मेरा बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज खाली उस बच्चे को मुश्किल लगता है जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट ना हो। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि आपको बुक खोलनी ना पड़े, मैं अपनी जानिब से तमाम क्वेश्चंस बहुत इजी वे में आपको कन्वे कर सकूं। भाई मैं आपके
लिए जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो काइंडली आप भी तो मेहनत करो, उन चीजों को समझो बैठ के क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मैं बहुत तरीके से देखो तभी डिटेल में जाके पढ़ा रहा होता हूं। तो यहाँ पे क्या बन गया 64 2 बेटा 128। तो भाई क्या करोगे, इक्वल टू के आमने सामने बेसिस को सेम बनाएंगे। यहाँ पे क्या मौजूद है, 2 मौजूद है, तो 128 को भी 2 की किसी पावर में सोचेंगे कि ब्रेक हो सकता है। आइए चेक कर लेते हैं, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होंगे, चेक कर लो भाई 2 की पावर 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, 7 क्या होता है, 8 क्या होता है। तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 2 की पावर n एज इट इज 2 की पावर 7 होता है 128। तो भाई हमने क्या काम करा, हमने इक्वल टू के आमने सामने बेसिस को सेम बना रहे हैं ताकि पावर्स को इक्वेट कर सके। क्योंकि मैथ का एक लॉ होता है, ये लॉ मैथ का क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है मैथ का, कि कभी भी इक्वल टू के आमने सामने वाली टर्म्स अगर सेम हो जाए तो उनकी जो पावर्स होंगी वो भी हमेशा सेम होंगी। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर हमने बेसिस को सेम बना दिया ताकि हम पावर्स को इक्वेट करवा सकें और फाइनली n की वैल्यू निकाल सकें। तो क्या आ जाएगी n की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो लास्ट में आप रिजल्ट की डाल के रिजल्ट लिख देंगे, हेंस द कॉमन रेशियो इज 2 व्हाइल द नंबर ऑफ टर्म इज 7। क्लियर है मेरा बेटा? आई गेस इंशाल्लाह क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। अब हम आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 एक बहुत ही मजे का क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन है, मगर पेपर में ये भी पूछा जा चुका है भाई। The sum of first term is 6 terms. The sum of first 6 terms of a GP is 9 times the sum of first 3 terms. एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, समझ लो क्या कह रहा है। क्या कहता है, दोबारा रिपीट करते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आया, पता नहीं कौन सी भाषा लिखी हुई है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ अ जीपी इज 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। अच्छा, तो कोई कंडीशन गिवन है और फाइंड क्या करना है हमें, कॉमन रेशियो। देखो मेरा बेटा, ऐसे क्वेश्चन बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगते हैं, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं कंडीशन वाले, तो हालांकि बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, यकीन मानो बड़े हंसते खेलते करोगे। कॉन्सेप्ट नहीं है तो हंसते हंसते रास्ते लग जाते हैं भाई। तो क्या आपसे क्वेश्चन कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 9 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो। तो भाई स्टेप वाइज करना है। देखो इंटर के अंदर मार्क्स स्टेप्स के ऊपर मिलते हैं, हमेशा इस बात के ऊपर बहुत फोर्स करता हूं, बच्चे को बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्या आपसे कह रहे हैं, फाइंड द कॉमन रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड अ कॉमन रेशियो, यहां पे लिख देंगे हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो। सही है भाई, कोई मसले की बात नहीं है। वी हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो किससे डिनोट होता है भाई, आर से होता है, तो आर यानी कि हमें आर निकालना है। अच्छा, अब क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसके ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ अ जीपी इज 9 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देखो मैथ्स में कामयाब होना चाहते हो तो मैथ्स से कभी डरना मत। कोशिश करो मैथ्स में जो भी बात लिखी हुई है उसको अपनी बेसिक जबान में समझ सको। उर्दू में समझ सकते हो, समझो, इंग्लिश में समझो, पंजाबी में समझो, मतलब किसी भी लैंग्वेज में समझ सकते हो, उस बात को समझो। अगर मैथ्स को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो हमेशा एग्जामिनर की बात को समझने की कोशिश करो, एग्जामिनर चाहता क्या है। जब तक तुम एग्जामिनर की चाहत को नहीं समझोगे तब तक तुम अपनी चाहत यानी कि अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। अगर तुम एग्जामिनर की चाहत को समझोगे, एग्जामिनर की ख्वाहिश को समझोगे, तभी तुम्हारी अपनी ख्वाहिश भी पूरी होगी। अगर तुम एग्जामिनर की ख्वाहिश को नहीं समझोगे, एग्जामिनर चाहता क्या है क्वेश्चन में, तो तुम्हारी अपनी ख्वाहिश जो है कि अच्छे मार्क्स से पास होना, वो भी हो सकती। देखो एग्जामिनर क्या चाह रहा है, एग्जामिनर एक बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है उसको आसान जबान में कन्वे करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स यानी कि पहली 6 टर्म्स का सम की बात कर रहा है, यानी कि S6। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का मतलब क्या है, S6 ऑफ अ जीपी इज ऑफ अ जीपी, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स किसकी है, जीपी की है। इसका मतलब हमेशा बता चुका हूं क्या है, इक्वल टू 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। क्या कह रहा है भाई, जीबी के अंदर स्टार्टिंग की 6 टर्म्स का सम बराबर है 9 गुना सम ऑफ 3 टर्म्स की। 9 गुना या 9 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 9 एज इट इज आएगा, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाइड फॉर्म में कह रहा है कि भाई द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज यानी कि इक्वल टू 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या है, S3। तो कंडीशन क्या दे रहा है, देखो आसान जबान में समझो, मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैथ्स बहुत आसान चीज है उस बच्चे के लिए जो समझना चाहता है। क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी, S6 की बात कर रहा है, इसका मतलब इक्वल टू साइन 9 टाइम्स द फर्स्ट 3 टर्म्स, 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि 9 का मतलब 9 एज इट इज, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होगा सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म यानी कि S3। तो आपको कंडीशन देगी उसने। अब दो तरफ कंडीशन को ओपन कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं आपसे कहा हुआ कि R की वैल्यू क्या है, R 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, या आपने कौन सा सम का फॉर्मूला यूज करना है। तभी मैंने मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाए थे कि भाई ताकि कंफ्यूज ना हो। देखो तभी मेहनत करके आपके सामने आता हूं कि आप लेक्चर को इजी वे में करने समझ सको। अपनी तरफ से सिंसियरिटी से पढ़ा रहा हूं तो चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट भी सिंसियरिटी से पढ़े। अब देखो आपको यहाँ पे सम का 6 टर्म का फॉर्मूला खोलना है, यहाँ पे सम की 3 टर्म का फॉर्मूला खोलना है। अच्छा
अब आपको कौन सा सम का फॉर्मूला यूज करना है, पहला वाला है दूसरा वाला। तो मैंने क्या कहा था कि जब कभी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस ना गिवन हो कि आपने सम का कौन सा फॉर्मूला ओपन करना है, तो आप हमेशा 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 फर्स्ट फॉर्मूला ओपन क्या करेंगे। तो भाई यहां पे फर्स्ट फॉर्मूला ओपन कर देंगे। एस 6 दे रहा है, ये 6 क्या है, एन है। 6 क्या है, यानी कि सम ऑफ 6 टर्म्स का, यानी कि एन की वैल्यू क्या 6 है। तो सिंपल तरीके से पहले चलो फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। क्या बन जाएगा, ए का ए एज इट इज, फिर क्या होता है आर की पावर एन, आर की पावर एन होता है और यहां पे एन की वैल्यू का गिवन है 6 गिवन है, तो क्या आ जाएगा आर 6 माइनस का 1, और नीचे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से डिवाइड के अंदर आर माइनस का 1। क्लियर है मेरा बेटा, आई गेस इंशाल्लाह यहां तक की बात गिवन होगी। और फिर 9 का 9 एज इट इज, फिर 9 का 9 एज इट इज, और यहां पे क्या गिवन है, यहां पे आपको गिवन है S3। S3 का मतलब क्या है, सम 3 टर्म्स तक का, एन की वैल्यू का गिवन है हमें 3। सिंपल तरीके से यहां पे फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ए का ए एज इट इज, आर की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला होता है, तो क्या बन जाएगा यहां पे आर की पावर 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1। क्लियर है यहां तक मेरा बेटा बात, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी। देखो नीचे वाले r माइनस 1 से ये वाला r माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस a से ये वाला a भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो फाइनली स्टेज में आपका बन रहा होगा, यानी कि कंडीशन, उसको एक बार लिख देते हैं। ये बन रही होगी हमारे पास r की पावर 6 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, कोई भी टर्म में डिवाइड नहीं हुई, कट गया ना r माइनस 1 तो, और यहाँ पे क्या बन रहा होगा 9 इंटू r की पावर क्यूब माइनस का 1। अच्छा तो भाई ये वाली चीज भी कैंसिल आउट हो गई और a से a भी कैंसिल आउट हो गया। अब भाई देखो ये पूरी की पूरी टर्म 9 से क्या हो रही है बेटा, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा बेटा r की पावर 6 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय r की पावर क्यूब माइनस का 1 इक्वल टू 9। क्या बन जाएगा, r की पावर 6 माइनस का 1 डिवाइड बाय r की पावर क्यूब माइनस का 1 इक्वल टू 9। अच्छा अब इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है, तो भाई यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या ट्रिक होती है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, अगर मैं ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई करूं, बट उस फॉर्मूले को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर पहले हम पावर्स ब्रेक करेंगे। कैसे पावर्स ब्रेक करेंगे, मैं r की पावर 6 को ब्रेक कर देता हूं, r की पावर 3 में बाहर स्क्वायर ले लेता हूं, माइनस का साइन लगाता हूं, और देखो 1 के ऊपर कोई पावर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, और यहां पे भी स्क्वायर लगा देता हूं, और नीचे क्या मौजूद है, एज इट इज r की पावर क्यूब माइनस का 1 इक्वल टू के बाहर क्या है 9 है। तो हमने क्या करा, अब चूंकि फर्दर इस अगर इक्वेशन को सॉल्व करवाना है तो और कोई तरीका नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, r की पावर 6 माइनस 1 की पावर्स को पहले मैंने ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक करा, स्क्वायर की फॉर्म के अंदर, यानी कि इस क्यूब को अंदर ले लिया और स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो वापस से 6 बन जाएगा, कोई गलत काम नहीं करा। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो वापस से 3 टू 6 बन जाएगा और r की पावर 6 ही हो जाएगा, तो गलत काम कोई नहीं करा। हमने क्या करा, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाने के लिए इन पावर्स को ब्रेक कर रहे हैं ताकि फर्दर आगे जाके फॉर्मूला ओपन कर सके। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हो सकता है अब आप में से किसी के जहन में बात आ रही हो, सर हमें पता कैसे चलेगा पेपर के अंदर कि हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है नहीं करना। मेरा बेटा अगर आपकी मैथ्स अच्छी होगी तो आपको क्वेश्चन को देखते देखते अंदाजा हो जाएगा, या आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस की आपको इजीली अंदाजा हो जाएगा। तो सर अगर क्वेश्चन वहां पे चेंज आ गया तो मेरा बेटा चेंज क्वेश्चन नॉर्मली आते नहीं है इंटरमीडिएट साइड के अंदर, बट स्टिल अगर चेंज क्वेश्चन आ गया तो भाई उसकी ट्रिक भी यही है, वो मिलते जुलता क्वेश्चन ही आ रहा होता है। यानी कि अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही आ रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई बिल्कुल ही अनकंडीशनल क्वेश्चन आ गया, और अगर अनकंडीशनल आ भी जाता है तो वो भी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे आपको अंदाजा होता रहेगा कि आपने अब कौन सा स्टेप अप्लाई करना है। सिंपल तरीके से स्टेप आपको वैसे याद हो जाती है, बच्चे को जहन में आ जाते हैं, इसमें इतना बड़ी कोई परेशान होने की बात नहीं है। अब देखो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है तो मेरे पास अब और कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए, तो क्या करिए, पावर्स को ब्रेक कर दिया। कैसे, क्यूब स्क्वायर की फॉर्म के अंदर क्या बन जाएगा, आर क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर 1 पे तो पावर नहीं दिया आपने, 1 पे पावर कैसे ले ली। तो मेरा बेटा 1 के ऊपर पावर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने बोले पावर ले लेंगे, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, इसलिए पावर ले ली इमेजिनरी तौर के ऊपर। तो भाई ये क्या बन गया, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो भाई ये वाली पूरी की पूरी टर्म आपका ए है और ये पूरी की पूरी टर्म आपका बी है, तो फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, ये फॉर्मूला खुल जाएगा आर क्यूब प्लस का 1। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। तो क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस का 1, और एक और बार क्या बन जाएगा, आर क्यूब माइनस का 1, और नीचे क्या मौजूद था, नीचे आर क्यूब माइनस 1 एक बार मौजूद है, इक्वल टू के बाद क्या है 9। तो भाई इस फॉर्मूले को खोलने का मकसद ही ये था कि आर क्यूब माइनस 1 से आर क्यूब माइनस 1 क्या हो जाए मेरा बेटा, कैंसिल आउट हो जाए। कैसे किया कैंसिल आउट, दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं।
सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस फॉर्मूले को पावर्स में ब्रेक करा ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। और फॉर्मूला अप्लाई करने की रीजन क्या है कि ऊपर से नीचे वाले टर्म कैंसिल आउट हो सके, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। या ए क्या है आपके पास? आर क्यूब, बी क्या है? 1 है, तो फॉर्मूला सिंपल तरीके से डाल दिया, आर क्यूब प्लस का 1 इंटू आर क्यूब माइनस का 1। तो आर क्यूब माइनस 1 से आर क्यूब माइनस 1 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास सिंपल तरीके से वैल्यू आ जाएगी किस चीज की मेरा बेटा? आर क्यूब प्लस का 1 की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। पॉजिटिव का 1 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा? ये बन जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 9 माइनस का 1। तो 9 माइनस 1 मेरा बेटा क्या होता है? 8 होता है। तो आपके पास यहां पे जब अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास आर क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है। तो यहाँ पे आप अंडर रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, या कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व कर लो, आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, क्योंकि जो 8 होता है वो 2 का क्यूब रूट होता है। तो भाई आर क्यूब की वैल्यू 8 आ रही है, सिंपल तरीके से कैलकुलेटर के अंदर क्यूब रूट लेना, तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर है मेरा बेटा? आई गेस बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, क्लियर होगा इंशाल्लाह। अब देखो आपके पास जीपी के खाली 2 क्वेश्चन रहते हैं, बट वो 2 क्वेश्चन चूंकि बहुत लेंदी हैं और पेपर में बेतहाशा बार आ चुके हैं, वो बॉलिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं और पेपर में बेतहाशा बार आ चुके हैं और काफी लेंदी क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में उन क्वेश्चंस को मैं नहीं करवा रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो खाली उन 2 क्वेश्चंस के ऊपर ही होगी। मैं पहले रिपीट कर देता हूं, अगर मैंने किसी वजह से वो क्वेश्चन अभी नहीं करवाए, हालांकि सिर्फ 2 क्वेश्चन है, बट वो बहुत लेंदी क्वेश्चन है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीपी के, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवा रहा हूं आप लोगों को। आज की वीडियो के अंदर हमने 3 से 4 जो क्वेश्चन करी है, एग्जाम्पल जो करी, उसके अंदर जीपी के हमने सम के क्वेश्चन को देखा। मेरा बेटा मैं बारी बारी बहुत तरीके से आपको लेके चल रहा हूं, यानी कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैं आपको प्रॉपर टॉपिक्स दे रहा हूं, देन टॉपिक्स हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं जानबूझ के बुक के पैटर्न को सॉल्व नहीं करवा रहा, क्योंकि आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन 6.2 के अंदर अगर सम का, तो दूसरा क्वेश्चन भी 6.9 के अंदर है। एक क्वेश्चन सम का अगर 6.3 में है तो दूसरा क्वेश्चन भी 6.5 में है। इस तरीके से बच्चे को लेके चला जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं क्या स्टेप करता हूं भाई, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, प्रॉपर लेक्चर्स पहले डिलीवर करूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, देन जितने भी क्वेश्चन बुक में मौजूद होंगे सारे के सारे सॉल्व कर रहे होंगे। आप जब चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर देंगे उसके बाद लाजमी पास पेपर्स करिएगा, इंशाल्लाह 99.99% आपके क्वेश्चन वैसे ही क्लियर हो रहे होंगे, कोई इशू नहीं आ रहा होगा। कहने का मकसद क्या है भाई, बार बार प्रैक्टिस करें, अपने टाइम को जाया ना करें, जितना आपको टाइम अवेलेबल है उनमें जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं काइंडली उसकी प्रैक्टिस करें। तो भाई आज की क्लास में लोगों ने क्या समझा? सम ऑफ जीपी का। कितनी तरह के सम के फॉर्मुलाज होते हैं? 2 तरह के होते हैं। दोनों के ऊपर ना से मैंने आपको रेलिवेंट एग्जांपल्स भी करवाई कि आप इस बात को पिक कर सके कब पहला फॉर्मुला यूज करना है, कब दूसरा फॉर्मुला यूज करना है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सम के डिफरेंट टाइप के बुक के क्वेश्चन भी देखे और इनको मैंने अपने सीक्वेंस में 23 तक कहा, यानी कि आज हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर 24 25 कंप्लीट करेंगे। चूंकि 24 25 ऑल द सम ऑफ जीपी के ही क्वेश्चन है, बट बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। बॉलिंग का कॉन्सेप्ट है वो बेताशा हुआ पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।